हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मॉर्निंग टुडे टारगेट में। आज हम देखेंगे सीटेट के सीडीपी के पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसा आप सभी को पता होता है, किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने से पहले उसका पीवाईक्यू क्वेश्चन करना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए 2011 से लेकर 2024 तक जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी आपको कराने वाले हैं। देखिए, एसएसटी आपके पेपर 2 में पूछी जाती है, उसकी भी क्लासेस चलने वाली हैं, और ईवीएस आपका पेपर 1 में पूछा जाता है, तो उसकी भी क्लासेस चलने वाली है। तो जो लोग चैनल पे नए होंगे वह सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे जो भी मेरी क्लासेस होगी सारी क्लासेस आपको मिलती रहेगी। सीडीपी, एसएसटी, ईवीएस तीनों को क्लासेस चलने वाली है, चाहे यूपी टेट हो चाहे सीटेट हो। तो देखते हैं, 30 क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं। सिर्फ आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे, और डिटेल में क्लास चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, उसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट में बताना है। तो पहला देखिए, जीन पियाजे का मानना था कि ज्ञान है। जीन पियाजे का मानना था कि ज्ञान कैसे होता है। पहला है, एक दृश्य व्यवहार परिवर्तन है जिसे विश्वसनीयता के साथ मापा जा सकता है। दूसरा है, पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चे द्वारा निर्मित किया जाता है। तो आपका यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। जीन पियाजे का मानना था कि पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चों द्वारा निर्मित खुद से किया जाता है ज्ञान, इसलिए इसका सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वातावरण से प्राप्त जानकारी के अर्थ निर्माण और इसे स्मृति में आगे संग्रहित करने के लिए आवश्यक है। तो कौन सी ऐसी प्रक्रिया जो वातावरण से प्राप्त जानकारी के अर्थ निर्माण और इसे स्मृति में आगे संग्रहित करने के लिए आवश्यक है। तो पहला है पुनर्वृत्ति, दूसरा है ध्यान देना। तो आपका दूसरा ही सही हो जाएगा, राइट आंसर ध्यान देना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहल वर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में बच्चों द्वारा तर्क कानून की नैतिकता के इर्द गिर्द घूमता है। तो कोहल वर्ग के नैतिक विकास के किस अवस्था में बच्चों द्वारा तर्क कानून की नैतिकता के इर्द गिर्द घूमता है। पहला है स्वायत्तता नैतिकता, दूसरा है पूर्व पारंपरिक नैतिकता, तीसरा है पारंपरिक नैतिकता। तो आपका तीसरा आंसर सही हो जाएगा, पूर्व पारंपरिक नैतिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रारंभिक विद्यालय का शिक्षक छात्र के शैक्षणिक आत्मसंप्रत्यय के विकास को दृढ़ता से प्रभावित कर सकता है। तो एक प्रारंभिक विद्यालय का शिक्षक छात्र के शैक्षणिक आत्मसंप्रत्यय के विकास को दृढ़ता से प्रभावित कर सकता है। तो कैसे। पहला है, विशेष छात्रों से बहुत कम उम्मीदें रखना। दूसरा है, सभी विद्यार्थियों से बहुत कम अपेक्षाएं रखना। तीसरा है, छात्रों में स्वायत्तता और पहल को दंडित करना। चौथा ऑप्शन हो जाएगा, छात्रों में स्वायत्तता और पहल की पुरस्कृत करना। आपका यहाँ पे 4 आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए, सही नहीं बताना है। पहला है, विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं और अनुभव करते हैं। तो आपका पहला ही सही आंसर हो जाएगा, जो गलत पूछा है। देखिए, विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश नहीं करते हैं, सबका अलग अलग विकास होता है। तो इसलिए आपका यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक महारत लक्ष्य अभिन्यास का वर्णन करता है। तो कौन सा एक महारत लक्ष्य अभिन्यास का वर्णन करता है। पहला है, अपमान के डर से असफलता या सजा से बचने पर ध्यान देना। दूसरा है, दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक निश्चित स्तर के प्रदर्शन को प्राप्त करने पर ध्यान देना। तीसरा ऑप्शन है, किसी कार्य के लिए अपनी कौशल समझ को सुधारने पर ध्यान देना। चौथा ऑप्शन है, बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने के लिए उच्च ग्रेड प्राप्त करने पर ध्यान देना। तो कौन सा एक महारत लक्ष्य अभिन्यास का वर्णन करता है। तो वह हो जाएगा, किसी कार्य के लिए अपनी कौशल और समझ को सुधारने पर ध्यान देना।
तो आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? पहला है, शिक्षक बच्चों को स्वतंत्र रूप से सीखने देता है और उसे सिखाने में हस्तक्षेप नहीं करता है। दूसरा है, शिक्षक कक्षा में ज्ञान और प्राधिकार का प्राथमिक स्रोत है। तीसरा है, शिक्षक बच्चों को प्रयोग करने के लिए विविध सामग्री प्रदान करता है और आवश्यकता पड़ने पर आलंबन प्रदान करता है। तो प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक किस भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। शिक्षक बच्चों को प्रयोग करने के लिए विविध सामग्री प्रदान करता है और आवश्यकता पड़ने पर सहयोग आलंबन प्रदान करता है। तो आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार चिन्हों के लिए चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता जैसे कि अक्षर यक्स को अज्ञात अंक के लिए मनाने की क्षमता डैश के दौरान विकसित होती है और विद्यार्थियों को डैश सीखने में सक्षम बनाती है। इसका राइट आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। औपचारिक, संख्यात्मक, अवस्था, बीजगणित और गणना हो जाएगा। इसका यहाँ पे 4 आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें छात्रों को जानकारी का विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है? तो ऐसा कौन सा प्रश्न है, उदाहरण है जिसमें छात्रों को जानकारी का विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है? वह हो जाएगा यहाँ पे 4 ऑप्शन। टू किल ए मार्किंग बर्ड में लेखक प्रतीकवाद का उपयोग कैसे करते हैं? तो आपका यहाँ पे 4 आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। अभिकथन ए है, छात्रों के अच्छा प्रदर्शन करने और स्कूल में बने रहने की अधिक संभावना है यदि उनको अपने स्कूल में भावनात्मक लगाव है और वे मानते हैं कि उनका होना मायने रखता है। दूसरा है, भावनाएं सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ए आर दोनों सही हैं, ए की आर व्याख्या नहीं करता है। तो इसका यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्य पुस्तकों और मीडिया में विभिन्न जेंडर का प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से किया जाता है? जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने से किसको प्रोत्साहन मिलेगा? पहला है, जेंडर भूमिका की नाम्यता को हतोत्साहित को। दूसरा है, जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाना। तो आपका सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। यह प्रश्न समाज में प्रचलित जेंडर रूढ़ियों की चुनौती देने और उन्हें बदलने की दिशा में महत्वपूर्ण है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों के बीच व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? पहला है, सभी शिक्षार्थियों के लिए एक अनम्य और समान पाठ्यक्रम लागू करना चाहिए। दूसरा है, मतभेदों को असामान्य और एक प्रकार की कमी के रूप में स्वीकार करना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को नज़रअंदाज करना चाहिए। चौथा ऑप्शन हो जाएगा, विभिन्नताओं को मानव विविधता की प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मानना चाहिए। तो विद्यार्थियों के बीच व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो वह हो जाएगा, विभिन्नताओं को मानव विविधता की प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मानना चाहिए। इसका 4 आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा में आकलन कैसे होता है? तो पहला है, मानक संदर्भित होता है। दूसरा है, गतिशील होता है। तीसरा है, वस्तुनिष्ठ होता है। चौथा ऑप्शन हो जाएगा, योगात्मक होता है। तो एक प्रगतिशील शिक्षा में आकलन होता है तो वह हो जाएगा गतिशील होता है। गतिशील आकलन का यह समय के साथ छात्रों की प्रगति और प्रदर्शन को शामिल करता है और यह निरंतर सुधार पर जोर देता है, इसलिए इसका सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलोक निम्नलिखित व्यवहार दिखाता है। पढ़ते समय सिर को अजीब स्थिति में पकड़ना, आँख को बार बार मूंदना और रगड़ना, आँखों की लाली सूजन,
अक्षर पहचान में भ्रमित होना यह किसके संभावित लक्षण हो सकते हैं? पहला संचार संबंधी विकार, दूसरा दृष्टि संबंधी समस्याएं। तो इसका सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए, आँखों को बार बार मूंदना, रगड़ना, आँखों की लाली सूजन, अक्षर पहचान में भ्रमित होना, तो यह दृष्टि संबंधी समस्याएं हो सकता है। इसलिए इसका सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अभिकथन ए है, वह कोई उद्देश्यात्मक निशिक्षण नहीं होता जब कोई बच्चा मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था में प्रवेश करता है। कारण है, विकास प्रकृति में निरंतर होता रहता है। तो बिल्कुल भी सही है, दोनों यहाँ पे सही है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन ए आर दोनों सही हैं, लेकिन सही व्याख्या नहीं करता है एक दूसरे की। यहाँ पे इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। दोनों ऑप्शन अपने जगह पे सही है, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन ए है, शिक्षकों को निरंतर अपने स्वयं के रूढ़िवादिता और पूर्वग्रहों पर चिंतन करना चाहिए। तो पहला तो बिल्कुल सही हो जाएगा। कारण आर है, सांस्कृतिक रूप में उत्तरदायी शिक्षण का अर्थ है कि शिक्षक चिंतनशील हों। यहाँ पे दोनों इसका सही आंसर हो जाएगा। ए आर दोनों सही हैं, ए की आर व्याख्या करता है, तो इसका यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका है? पहला है, केवल उन्हीं कार्यों को देना जो विद्यार्थी वर्तमान में स्वतंत्र रूप से कर सकता है। दूसरा है, छात्रों को जानकारी और ज्ञान प्रदान करना। तीसरा ऑप्शन है, अवलंबन के माध्यम से छात्र के सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन करना। तो आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका होती है? वह हो जाएगा अवलंबन के माध्यम से छात्र के सीखने का मार्गदर्शन करना और समर्थन प्रदान करना, सहयोग करना। इसका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों को संकल्पनाओं और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के बीच संबंध बनाने में मदद करके सार्थक सीखने को सक्षम बनाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि एक उपयुक्त शैक्षणिक रणनीति होगी? तो पहला है, छात्रों को छोटे समूहों में वर्तमान मुद्दों पर शोध करने दें और अपने निष्कर्ष कक्षा में प्रस्तुत करें। तो आपका पहला ही राइट आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ले वाइगोस्की के अनुसार बच्चे डैश के साथ अंतःक्रिया के अनुभव से लाभान्वित होते हैं, उन कार्यों को कर पाते हैं जो उनके समीप दूराभिमुख विकास के क्षेत्र को डैश के साथ संबंधित है। तो कौन सा इसका राइट आंसर सही हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अधिक जानकार, अन्य और अंदर हो जाएगा। इसका सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप पठन वैकल्प डिसलेक्सिया एक डैश स्थिति है जो शिक्षार्थी की डैश की क्षमता को प्रभावित करती है। तो पहला है, संवेदी शारीरिक गतिविधियों के समन्वय में। दूसरा, भावनात्मक चित्र बनाने में। तीसरा, तंत्र की न्यूरोलॉजिकल ध्वनियों को प्रतीकों चिन्हों के साथ जोड़ने में। चौथा ऑप्शन हो जाएगा, शारीरिक साथियों के साथ सामाजिकरण में। तो इसका यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अपठन वैकल्प डिसलेक्सिया एक ऐसी स्थिति है जो शिक्षार्थी की डैश की क्षमता को प्रभावित करती है। वह हो जाएगा तंत्र की न्यूरोलॉजिकल ध्वनियों को प्रतीकों चिन्हों के साथ जोड़ने में। तो आपका यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण की प्रक्रिया की विशेषताएं हैं? तो पहला है, यह एक रेखीय प्रक्रिया है। दूसरा है, यह एक जटिल प्रक्रिया है। तीसरा ऑप्शन है, यह एक बहुआयामी प्रक्रिया है। चौथा ऑप्शन हो जाएगा, यह विभिन्न संस्कृतियों में विशिष्ट रूप से होती है। तो सामाजिकरण की प्रक्रिया की विशेषता कौन सी हो जाएगा? तो पहला है, यह एक रेखीय है। तो रेखीय नहीं है, तो यह गलत हो जाएगा।
तो ये एक जटिल प्रक्रिया है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा है यह एक बहुआयामी प्रक्रिया है, तो ये भी सही हो जाएगा। चौथा ऑप्शन हो जाएगा यह विभिन्न संस्कृतियों में विशिष्ट रूप से होती है। यहाँ पे तीनों पॉइंट सही हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा। तो देखिए जहाँ पहला है जिसमें ए है उसको काट दीजिए। आपका राइट आंसर यहाँ पे 4 आंसर सही हो जाएगा, बी सी डी सही हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिकथन ए है एक समावेशी कक्षा में सीखने के लक्ष्यों शैक्षणिक रणनीतियों के साथ साथ आकलन में अनुकूलन किया जाना चाहिए। कारण है समावेशन का दर्शन शैक्षणिक दृष्टिकोण और मूल्यांकन के माध्यम से सभी व्यक्तिगत मतभेदों को समाप्त करने की वकालत करता है। तो इसका यहाँ पे पहला तो सही हो जाएगा, दूसरा यहाँ पे गलत हो जाएगा। इसलिए इसका राइट आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। ए सही है लेकिन आर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है। तो देखिए नहीं पूछा है, तो कौन सा एक समावेशी शिक्षा का उदाहरण नहीं है। तो पहला है प्रतिस्पर्धा लोकाचार को प्रोत्साहित करना। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। विभिन्न दृष्टिकोणों का समावेशन ए भी सही हो जाएगा। दूसरा उचित समावेशन का पालन करना, ए भी समावेशी शिक्षा का उदाहरण हो जाएगा। और चौथा ऑप्शन हो जाएगा विभेदित निर्देश देना, तो ए भी सही हो जाएगा। जो सही नहीं है वह हो जाएगा प्रतिस्पर्धी लोकोचार को प्रोत्साहित करना। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिकथन ए है एक बच्चा किसी कार्य को करने में जितना कम सक्षम होता है शिक्षकों को उतने ही अधिक संकेत व इशारे देने चाहिए और जैसे जैसे बच्चा अधिक से अधिक कर सकता है शिक्षक को कम से कम मदद करनी चाहिए। यहाँ पे पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। कारण है आर है बुद्धि को बुद्धि लब्धि की गणना करके सटीक रूप से नहीं मापा जा सकता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा। यहाँ पे 4 आंसर सही हो जाएगा। ए सही है लेकिन आर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक शिक्षिका ने नोटिस किया कि उनका एक छात्र अत्यधिक विचलित है और उसे कक्षा के दौरान ध्यान देने में परेशानी होती है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति छात्र को केंद्रित रहने में मदद करने के लिए एक प्रभावी रणनीति होगी। पहला है माता पिता को बुलाकर छात्र के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई करना। दूसरा है छात्र को कक्षा के दौरान बार बार करने के लिए कार्य देना। तीसरा है छात्र को सख्ती से अपना अवधान अवधि बढ़ाने के लिए कहना। और चौथा ऑप्शन हो जाएगा स्वयं नियमन और समय प्रबंधन के लिए छात्र को टाइमर देना। तो इसका यहाँ पे 4 आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिकथन ए है वास्तविक जीवन की समस्याओं और मूर्त अनुभवों से सिखाने से बच्चा को अधिगम और जानकारी प्राप्त करने के लिए कई रास्ते मिलते हैं। कारण है विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित और अनुक्रमिक है। तो सही विकल्प चुनिए। तो इसका कौन सा राइट आंसर सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ए आर दोनों सही है, ए की आर व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रचनात्मक मूल्यांकन के लिए कार्य की प्रगति को दर्शाते पोर्टफोलियो एक प्रभावी प्रणाली है क्योंकि पहला है वे मूल्यांकन की प्रक्रिया में छात्र को शामिल करते हैं। दूसरा है वे व्यक्तिगत छात्रों की प्रगति के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। तीसरा है वे मुख्य रूप से अंतिम उत्पाद की प्रस्तुति पर ध्यान केंद्रित करते हैं। चौथा ऑप्शन हो जाएगा वे छात्र के अधिगम के ठोस सबूत को पेश करते हैं। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा। देखिए वे मुख्य रूप से अंतिम उत्पाद की प्रस्तुति पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो यह गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बी डी सही हो जाएगा और सी गलत हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रचनावादी अधिगम सिद्धांत का मूल सिद्धांत है। तो इसमें मुझसे बताना है रचनावादी अधिगम सिद्धांत का मूल सिद्धांत कौन सा है। पहला है, अधिगम मुख्य रूप से एक निष्क्रिय प्रक्रिया है जिसमें सूचना प्राप्त करना और याद करना शामिल होता है। दूसरा है, शिक्षकों के छात्रों को प्रत्यक्ष निर्देश और स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करना चाहिए। तीसरा है, अधिगम तब होता है जब छात्रों को शिक्षकों से सही उत्तर और प्रतिपुष्टि मिलती है। तो कौन सा संरचनावादी अधिगम सिद्धांत का मूल सिद्धांत होगा, वह हो जाएगा थर्ड ऑप्शन सही है। अधिगम तब होता है जब छात्रों को शिक्षकों से सही उत्तर और प्रतिपुष्टि मिलती है। इसका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कैरोल गिल्गिन की आलोचना का केंद्रीय तर्क है। पहला है, स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए अध्ययन के शैक्षिक निहितार्थ। दूसरा है, देखभाल की नैतिकता और नारीवाद दृष्टिकोण। तो आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, आप लोगों को इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।